Good morning, everyone. Good morning. चल स्टार्ट करें। हाँ, चलो। अब हम ऐसा करेंगे कि डेली क्लास भी रहेगा और डिस्कशन भी होगा। हाँ, एक मिनट रुको। अब हम ऐसा करते हैं कि डेली क्लास भी रखते हैं, मतलब थोड़ी देर पढ़ेंगे और थोड़ा टाइम डिस्कशन करेंगे। ठीक है। चलो, तो पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर मैं या तो जेई वालों का या फिर नीट का किसी एक का डिस्कशन रखूंगा। ठीक है। डेली ऐसे रहेगा, पहली क्लास उसके बाद डिस्कशन। तो 40-45 मिनट्स क्लास रहेगी और उतने टाइम क्या चलेगा, डिस्कशन चलेगा। ठीक है सभी को। बोलो। चल, अब सभी हेडिंग डालो बेसिक मैथमेटिक्स। सभी हेडिंग डालो बेसिक मैथमेटिक्स। डाउट थोड़े टाइम बाद आएंगे, अभी मतलब अभी 40 मिनट क्लास रहेंगे, फिर उसके बाद डाउट रहेंगे। ठीक है। 40-45 मिनट्स क्लास और उतने ही टाइम डिस्कशन कर लेंगे। चलो। हाँ, थर्ड चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स। चलो, तो सबसे पहले हम इसमें बेसिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है इसमें, फंक्शन। सबसे पहले हम इसमें छोटा सा टॉपिक क्या पढ़ते हैं, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, यदि मैं सिंपल बात करूं तो फंक्शन रहता है रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटी। रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटी। between two different quantity, two different quantity।
डाउट का डिस्कशन होगा 10:25 पे 10:25 पे डाउट्स का डिस्कशन होगा। रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटी, यदि मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ तो फंक्शन ये होता है। मेगा टेस्ट सिलेबस बताया तो था, अभी तक वेक्टर तक पढ़ चुके हो वो कंप्लीट, और जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो फ्राइडे तक जो हो जाएगा उतना, फ्राइडे तक जो हो जाएगा उतना। ठीक है, चल। तो फंक्शन के बारे में लिखना, फंक्शन क्या बताता है हमें? फंक्शन बताता है रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट क्वांटिटी। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि y इक्वल टू, यदि हम लोग लिखते हैं, क्या y इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ x+4? क्या ऐसा इक्वेशन देखा है सभी ने? तो यहाँ पर क्या y x पर डिपेंड कर रहा है? बोलो, क्या यहाँ पर हेयर y डिपेंड्स ऑन x, y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड्स ऑन x। अब यदि मैं x का वैल्यू 1 रखूंगा, यदि मैं x का वैल्यू क्या रखूंगा 1, क्या y मुझे 5 मिलेगा? बोलो, यदि मैं x का वैल्यू क्या रखूंगा 1 रखूंगा तो क्या मुझे y का वैल्यू 5 मिलेगा? x का वैल्यू मैं ऐसे ही 10 रख दूं तो क्या मुझे 14 मिल जाएगा? मुझे क्या मिल जाएगा? 14। और देखो, यदि मैंने x का वैल्यू रखा 28 तो क्या मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा 32। नेगेटिव में रखोगे, -10 रखा तो क्या तुम्हें -6 मिलेगा? बोलो, क्या x का वैल्यू पुट करने पर तुम्हें y मिल रहा है? तो रियल में फंक्शन क्या होता है? रिलेशन होता है किन्हीं भी दो डिफरेंट क्वांटिटी के बीच का। अब वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, x हो सकता है, xy हो सकता है, yz हो सकता है, pq हो सकता है, qs हो सकता है, tv हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बोलो, क्लियर है? वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन रिलेशन ये होता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पर y, here y depends upon on x, so we can say that y is a function of x, y is a function of x। y किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर। तो y किसका फंक्शन हो गया? x का। तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू x+4। y x का फंक्शन है और कैसे डिपेंड कर रहा है? इस तरह से। बोलो, क्लियर है? बताओ, सभी को क्लियर है ये बात? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। बोलो, किसी को कहीं पर कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है ना? चल, नोट करो सभी, सभी नोट करो। सभी नोट करो। सभी नोट करो। लास्ट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी एफ एक्स से लिखा है, इज इक्वल टू कैसे डिपेंड कर रहा है? x+4 फॉर्म में। कैसे डिपेंड कर रहा है? x+4 की फॉर्म में। क्लियर है? चल, अब यदि तुम्हें गिवन है y इज इक्वल टू, यदि तुम्हें क्या गिवन है? y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई एक्स का फंक्शन है और कैसे है? 3x² + 8x + 4।
3x² plus 8x plus 4, then find the value of y, find the value of y at x is equal to 5, at x is equal to 5। सभी आंसर बताओ। y is equal to fx। आकाश नोट करो, हो गया। y is equal to fx। हमेशा याद रखना, मैं f को, ये क्या कर रहे हो, हाँ, y is equal to fx is equal to 3x² plus 8x plus 4, then find the value of y at x is equal to 5। x is equal to 5 पर y का वैल्यू बताना है। सभी बताओ आंसर। वन 119। चलो, सभी का आंसर यही आ रहा है, बोलो, क्या सभी का आंसर यही आ रहा है? देखो, x की जगह कितना पुट करोगे, 5, तो y इज इक्वल टू आ गया fx इज इक्वल टू 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 5 प्लस 4। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो 3 इंटू 25 प्लस 8 इंटू 5 कितना, 40 प्लस 4। तो आंसर कितना आ गया, 119। बोलो क्लियर है, बताओ क्लियर है सभी को? चलो, मैं इससे पहले, इसको आगे बढ़ाने से पहले एक दो चीजें पूछ लेता हूँ। सभी को 1 to 30 तक का स्क्वायर आते हैं, बोलो, क्या सभी को 1 to 30 तक के स्क्वायर आते हैं? और 1 to 10 तक का क्यूब, 1 to 10 का क्यूब, ये दोनों चीजें सभी को आनी चाहिए। मैं पहले ही कह रहा हूँ, सभी को 1 to 30 तक का स्क्वायर और 1 to 10 तक का क्यूब हमेशा आना चाहिए, ठीक है। जिसको ये नहीं आता है वो याद कर लो ये सब चीजें। मैं लिख के बताऊं या फिर सभी को आते हैं, बोलो, मैं लिख के दे दूं या सभी को आते हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। आते हैं सभी को? चलो, एक दो क्वेश्चन का आंसर करो, एक दो क्वेश्चन का आंसर करो। 28 का स्क्वायर क्या होता है? सेवन 84। पक्का? चलो ठीक है, मान ले रहा हूं तुम्हें आते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखना, यदि हम बात करते हैं किस पर, फंक्शन पर, तो नॉर्मल फंक्शन बाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स तुम्हें पता चल गया, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें पढ़ते हैं। जैसे यदि तुम्हें गिवन है वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 8x plus 4, ये तुम्हें गिवन है।
और तुमसे पूछा गया फाइंड f of fx at x is equal to 3. फाइंड f of fx at x is equal to 3. बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर है सभी को? तुमसे क्या पूछा गया? f of fx, यानी फंक्शन होना चाहिए किसका? fx का। बोलो क्लियर है? यदि मैं इसको z मान लेता हूं तो क्या मैं ऐसे लिखूंगा z इज ए फंक्शन ऑफ fx, फंक्शन ऑफ fx। बोलो क्लियर है? या y? बोलो। यदि मुझे इसे लिखना है तो क्या मैं इस क्वांटिटी को क्या मान लिया? z। और क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ z इज ए फंक्शन ऑफ fx और y? क्योंकि मैं fx को क्या लिखता था? y इक्वल टू fx को। क्या y इज ए फंक्शन ऑफ x? बोलो। इसे मैं क्या लिखता था? y इज ए फंक्शन ऑफ x। बोलो क्लियर है? बताओ क्या ये बात क्लियर है? बोलो क्या ये बात क्लियर सभी को? मैंने क्या बोला कि जब हमने पढ़ा y इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो मैं ऐसे लिखता था y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो मुझे यहाँ से पता चलता था y किसका फंक्शन है? x का। बोलो मुझे क्या पता चलता था? y किसका फंक्शन है? x का। अब यदि मैंने इस क्वांटिटी को क्या मान लिया? z, तो f तो किसको रिलेट कर रहा है? फंक्शन को, लेकिन किसकी फॉर्म में? एफ एक्स की फॉर्म में। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ z इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स? बोलो z इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स। बोलो क्लियर है? बोलो। मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था? y इज ए फंक्शन ऑफ x को हम ऐसे रिलेट करते हैं। ये तो मैंने क्या बोला? मैं कुछ भी मान सकता हूँ, z मान सकता हूँ, t मान सकता हूँ, u मान सकता हूँ, कुछ भी मैं मान सकता हूँ। वेरिएबल मानने में कोई फर्क नहीं आता है। ये बात मैंने कही थी अभी कि हम वेरिएबल कैसे भी सपोज कर सकते हैं। बोलो क्लियर? तो यदि मैंने इसको मान लिया z, तो क्या मैं ये बोलूंगा z इज ये f किसको रिलेट कर रहा है? फंक्शन को। किसका फंक्शन है? जो ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर कौन है? एफ एक्स। तो z किसका फंक्शन हुआ? एफ एक्स का। तो z इज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स। या फिर एफ एक्स किसके इक्वल है? y के। तो क्या z इज ए फंक्शन ऑफ y हो गया? बोलो क्लियर? तो मैंने ऐसे लिखा z इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। z इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? क्या इज इक्वल टू यहां पर लिखना पड़ेगा 8 इंटू एफ ऑफ वाई प्लस 4। बोलो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? x की जगह पर एफ ऑफ वाई प्लस 4। बोलो क्लियर है? हाँ, z की जगह a भी हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने ये क्या लिखा? z इज ए फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 8 टाइम्स एफ ऑफ y। x की जगह पर यार इस बार क्या लिखना पड़ेगा? एफ ऑफ y प्लस 4। बोलो क्लियर है? y की जगह यहाँ पर वो लिखो एफ ऑफ x, या इसकी जगह पर y लिखना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स प्लस 4। हाँ, एफ ऑफ एक्स प्लस 4, या फिर z इज इक्वल टू 8y प्लस 4। बोलो क्लियर? क्या ये दोनों बातें क्लियर है? बोलो। या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। अब y की जगह पर क्या मैं 8x प्लस 4 लिख सकता हूँ? y की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 8x प्लस 4। तो यदि मैंने y की जगह पर 8x प्लस 4 लिखा तो z क्या आ रहा है? 8 इंटू
8x प्लस 4, 8x प्लस 4 प्लस 4, बोलो क्लियर। ये कितना आ गया? 64x प्लस 32 प्लस 4, बोलो क्लियर। यानी कितना आ गया? 64x प्लस 36, 64x प्लस 36, ये किसका वैल्यू आया? जेड का। अब x की जगह कितना पुट करना है? 3। जेड इज इक्वल टू आ गया 64 इंटू 3 प्लस 36, तो ये आ गया 36 तो सेम रहने दो, प्लस यहाँ पर 2, 192, ये कितना हो गया? 8, 228। क्योंकि z किस पर डिपेंड कर रहा है? y पर। z किस पर डिपेंड कर रहा है? y पर। और क्या y पर सिर्फ इसी रिलेशन से डिपेंड कर सकता है? क्योंकि लास्ट में हमें फंक्शन किसकी फॉर्म में चाहिए? x की फॉर्म में। लास्ट में हमें फंक्शन किसकी फॉर्म में चाहिए? x की फॉर्म में। बोलो क्लियर है? चलो नोट करो, सभी नोट करो, सभी नोट करो इसे। सभी नोट करो। नोट करो सभी। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? हाँ नोट करो। हो गया? बोलो, हो गया सभी का? चलो क्वेश्चन लिखो सभी। इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 2x², वो तो तुम लिख सकते हो ना सॉल्व करके। y इज इक्वल टू 2x² माइनस 4x, देन फाइंड f of fx at x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। चलो करो सभी फाइंड आउट। ये y इज इक्वल टू एफ वाई एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 4x, देन फाइंड f of fx at x इज इक्वल टू 1। श्री उद्यान जल्दी नोट करो। नोट करो। चलो सभी आंसर बताओ, सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ।
बताओ सभी आंसर। सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सिक्सटीन आ रहा है। और किसी का कोई आंसर बोलो। साहिल का 4 आ रहा है। मृणाली का 4 आ रहा है। प्रतीक का 16। प्रणव का 4। तन्वी का 4। 4। 16 और 4 में लड़ाई हो रही है तुम लोगों की। चलो देखते हैं। एफ ऑफ जे, मैंने जेड इज इक्वल टू क्या मान लिया, एफ ऑफ एफ एक्स या एफ ऑफ वाई। तो हर एक्स की जगह पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, वाई रखना पड़ेगा। बोलो, हर एक्स की जगह पर मुझे क्या रखना पड़ेगा, वाई। तो क्या ये बनेगा 2 × वाई का स्क्वायर माइनस 4 वाई। तो 2 × वाई की जगह पर क्या आएगा, 2x² माइनस 4x का होल स्क्वायर माइनस 4 × 2x² माइनस 4x। बोलो क्लियर है। तो ये क्या आ गया 2। अब x की जगह पर कितना रख दो, 1। x की जगह पर कितना रख दो, 1। तो 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1। तो ये आ गया 2 × 1 का स्क्वायर कितना, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 × -2। तो ओवरऑल आंसर कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8, 8 + 8। आंसर कितना आ गया 16। जिसका आंसर 16 आया है वो सही है, जिसका आंसर 4 आया है वो गलत है। चेक कर लो सभी। सभी चेक कर लो। कहाँ पे गलत किया है चेक कर लो सभी। मुझे पता है तुम लोगों ने, जिनका आंसर 4 आया है उन्होंने एक ही जगह पर x का वैल्यू पुट किया है। उन्होंने दोनों जगह y का वैल्यू पुट नहीं किया है। इस पूरी इतनी जगह पर x है, उतनी ही जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, y रखना पड़ेगा। क्योंकि अब हमें ये पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट करना था, y की टर्म में। तो जहां पर x है वहां पर हर जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, y रखना होगा। जिनका आंसर 4 आया है उन्होंने एक ही जगह पर रखा है और वही गलत है। जहां जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां सभी पर y का वैल्यू रखोगे। वहां सभी पर क्या रखोगे, y रखोगे, तब आंसर सही आता है। बोलो क्लियर है सभी को। बताओ क्लियर। एक और क्वेश्चन देता हूं, ये सभी सही करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन सभी सही करना फिर। हाँ ये नोट कर लो, ये नोट कर लो। फिर एक क्वेश्चन और दूंगा। हो गया।
बोलो, नोट कर लिया? चलो, क्वेश्चन लिखो। y इक्वल टू, क्वेश्चन लिखना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। फाइंड f of fx, फाइंड f of fx एट x इज इक्वल टू 2। चलो, सभी इसका आंसर बताओ। सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। सभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताओ सभी आंसर। बताओ। 163, 147। मैंने सभी से पहले ही कहा है, जहां पर भी एक्स दिख रहा है वहां पर क्या रखोगे? बाई, तो ही सही आंसर आएगा। तभी सही आंसर आएगा, अदरवाइज सही आंसर नहीं आएगा। हर किसी को पहले ही बोल रहा हूँ, हर एक्स की जगह पर पहले बाई रखो, फिर बाई की जगह एक्स का वैल्यू रखना, तो सही आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देख लो सभी। सभी देखो। चलो, क्या गिवन है? तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? एफ ऑफ एफ एक्स, या इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ वाई। तो हर एक्स की जगह पर मुझे क्या रखना पड़ेगा? वाई। तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। तो या फिर इसे मैं लिख सकता हूँ y प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो, लिख सकता हूँ y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो y की जगह मैं क्या रखूंगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो, क्लियर है? बताओ, क्या ये सभी को क्लियर है? बोलो, क्या ये सभी को क्लियर? क्या हुआ? मैंने इसको क्या किया? क्या ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है? ये क्या है? कंप्लीट x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मुझे y का वैल्यू क्या पता चल गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर x की जगह पर क्या रखा? y। तो ये क्या आ गया? वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। क्या ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है? बोलो, ये क्या बन रहा है? y प्लस 1 का होल स्क्वायर। और रियल में y का वैल्यू क्या है? x प्लस 1 का स्क्वायर। y का वैल्यू क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। x की जगह पर क्या रख दो? 2। तो ये क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर। 2 प्लस 1 कितना? 9 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कितना? 100 प्लस 1 क्यों? सही तो है, क्योंकि यहाँ पर ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा ना, और y की जगह पर जब मैं रखूंगा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये तो किसका वैल्यू है? y का। ये तो किसका वैल्यू है? y का। और रियल में फंक्शन क्या है? y प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर? कर लो नोट सभी, सभी नोट कर लो। नहीं, कभी भी 101 तो आएगा ही नहीं। 101 तो आएगा ही नहीं। अच्छा, तो हमेशा आंसर 100 आएगा। किसी भी मेथड से करके देख लो, पूरा ओपन करके देख लो, या कैसे भी करो, आंसर 100 आएगा हर बार। ठीक है। मैंने क्या लिखा? मैंने जहां पर भी ये स्क्वायर था, मुझे ये पता है ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। ये किसका स्क्वायर बन रहा है? x प्लस 1 का। तो मैंने लिख दिया y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जैसे ही मैंने एफ बाई लिखा, ये बना वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, यानी y प्लस 1 का होल स्क्वायर। y का वैल्यू मुझे पता है क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। और x की जगह पर अब हर जगह क्या रख दिया मैंने? 2। तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना? 9 प्लस 1 यानी 10, और उसका स्क्वायर कितना? 100। बोलो क्लियर है? चलो, हाँ नोट करो, नोट करो सभी। हो गया? कंप्लीट बन रहा है ना? x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। वो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा था ना? ओके, चलो पहले कुछ फॉर्मूले लिख लो। 9 10 क्लास के कुछ फॉर्मूले नोट कर लो सभी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बताओ सभी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होगा।
ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, बोलो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलो क्लियर है। यदि हम ऐसे देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये रहता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो क्लियर। ऐसे ही यदि हम देखें ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी। ठीक है। ऐसे ही यदि हम नेक्स्ट देखें तो ए माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर बी। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या रहता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और लिखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नोट करो सभी, ए की पावर माइनस फोर माइनस बी की पावर फोर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट करो यहाँ तक सभी, ये फॉर्मूले नोट करो। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये बेसिक फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले सभी को याद होने चाहिए। कर लिया नोट सभी ने, बोलो। नोट करो सभी। नोट करो। कर लिया नोट सभी ने, बोलो नोट कर लिया सभी ने। चलो ठीक है, अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बताओ किसका डिस्कशन करें, जेई का या नीट का, बोलो किसका डिस्कशन करें पहले, जेई का नीट का। आज नीट का, जेई नीट जेई नीट जेई नीट जेई।
हाँ चलो नीट का रखते हैं आज। ठीक है, तो आराम से जेई वाले रूम पे घर पे जा सकते हो, घर पे ही हो तो आराम से बैठ सकते हो। ठीक है, अपना होमवर्क करो। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले किसी को भी लिखो बाद में किसी को भी लिखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी को भी पहले लिखो बाद में लिखो, बस साइन सही होना चाहिए, बाकी सब सही है। चलो, तो नीट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सभी नीट वाले सिंगल से डाउट बताओ। यदि किसी को डिस्कशन में शामिल होना है, जेई वालों को भी बोल सकता हूँ, क्वेश्चन अच्छे हो, समझना है, रुक सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, नहीं तो अपना होमवर्क तो कंप्लीट करना ही है सभी को। सभी डाउट भेजो संगीत से। हाँ ठीक है, चलो कहाँ से स्टार्ट करें डाउट? स्टार्टिंग से बताओ, मैं पूछ रहा हूँ सभी से, मैं सभी से पूछ रहा हूँ, तब डाउट बताना, तुम लोग ऐसे फिर वही करोगे। ठीक है, मैं स्टार्ट खुद ही कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओगे। चलो, हाँ यदि तुम्हें रुकना है रुक सकते हो। हाँ, जेई का डिस्कशन कल होगा, जेई का डिस्कशन कल होगा। ठीक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, मन है तो रुक सकते हो, नहीं है तो जाके पढ़ाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो 1 to 10 किसी को कोई डाउट है? बोलो, 1 to 10 में किसी को कोई डाउट है? नहीं, मैं अब पूछ रहा हूँ वैसे आंसर करना सभी। 1 to 10 में किसी को कोई डाउट है? पेज नंबर, इसमें पेज नंबर नहीं रहता है, इसमें चैप्टर वाइज होता है। चैप्टर नंबर 2 है, आई थिंक इसमें पेज नंबर नहीं है, चैप्टर नंबर होता है। पेज नंबर वैसे 35 है, पेज नंबर वैसे कितना है? 35। 1 to 10 में 6 और 9 के अलावा किसी को कोई डाउट है? बोलो, 1 to 10 में 6 और 9 के अलावा किसी को कोई डाउट है? 8। ठीक है, और चलो, which of the following quantity is dependent of the choice of orientation of the axis? इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस? कौन कौन सा है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दूसरा ए एक्स प्लस बी वाई, और थर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बोलो क्लियर? अब ध्यान से देखना, क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यदि तुम्हें कुछ भी गिवन है वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए तुम्हें गिवन है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप, ऐसे मान लेता हूं, और वेक्टर बी गिवन है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप। अब क्या, यदि तुम एक्सिस को कितना भी रोटेट कर लो, एक्सिस को कितना भी रोटेट कर लो, क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम हमेशा सिर्फ यही आएगा? A1 प्लस A2 आई कैप प्लस B1 प्लस B2 जे कैप? बोलो, ये तो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये तो कभी भी चेंज नहीं होगा।
हाँ लेकिन क्या कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे? बोलो। वेक्टर में तो आंसर यही आएगा, लेकिन क्या कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे एक्सिस चेंज करने पर? बोलो। यदि हम एक्सिस को रोटेट करते हैं तो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? चेंज। तो ax प्लस बी वाई क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होगा, और एंगल भी कभी भी चेंज नहीं होगा। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर हो गया? सिर्फ क्या चेंज हो सकते हैं? कंपोनेंट चेंज हो सकते हैं, वेक्टर कभी भी चेंज नहीं होगा, उनका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा, और एंगल उनके बीच का कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी मिनिमम डिफरेंट नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर हैव बीन रिक्वायर्ड टू हैविंग जीरो रिजल्टेंट? मिनिमम कितने वेक्टर रिक्वायरमेंट होते हैं? जीरो। क्या मिनिमम हम जब ट्राइंगल लॉ लगाते हैं तो क्या हमें मिनिमम 3 वेक्टर चाहिए? बोलो। ट्राइंगल लॉ, सबसे पहले वेक्टर के लॉ में क्या आता है? ट्राइंगल लॉ। और ट्राइंगल लॉ तभी फॉलो हो सकता है जब हमारे पास मिनिमम कितने वेक्टर हो? 3। तभी उनका रिजल्टेंट क्या आ सकता है? जीरो। बोलो क्लियर है? तो मिनिमम हमें कितने वेक्टर रिक्वायर्ड होंगे? 3। बोलो क्लियर है? आ गया समझ में सभी को? क्योंकि हमें मिनिमम क्या फॉलो कराना होता है? ट्राइंगल लॉ। और ट्राइंगल लॉ फॉलो करने के लिए मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए? जीरो, सॉरी 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर q, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? यदि वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर q है तो इसका दो मीनिंग होता है, उन दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम, और उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम। बोलो क्लियर है? बताओ क्लियर है सभी को? तो पहला, क्या पहला जो है वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला आंसर देखो, पहला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट वेक्टर को। तो यूनिट वेक्टर का तो दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम, सही है। दूसरा क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है? दूसरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड भी क्या है? इक्वल। थर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसलिए दोनों क्या होंगे? सेम। तो गलत कौन सा हो गया? 4। क्योंकि कोई भी गिवन वेक्टर उसके यूनिट वेक्टर के कभी भी इक्वल नहीं होता है। बोलो क्लियर है सभी को? कोई भी गिवन वेक्टर कभी भी उसके यूनिट वेक्टर के इक्वल नहीं होता। ठीक है। अब नेक्स्ट 9, थ्री आइडेंटिकल फोर्स। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? दिखने में एक जैसे हैं, यानी उनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। बोलो, उनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। अब यदि वो तीनों फोर्स एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हैं इस तरह से, वो तीनों फोर्स किसका फॉर्मेशन करते हैं? ट्राइंगल का। तो क्या, जब यदि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या ये एंगल भी 60, ये भी 60 और ये भी 60? बोलो यही होगा? बताओ। बोलो क्लियर? अब यदि ये तीनों 60 है, लेकिन क्या हमने जब भी पढ़ा है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या वो होता है? जब दोनों वेक्टर का हेड एक ही पॉइंट पर लाई करे तो उनके बीच में बनने वाला एंगल, क्या वही हमारा एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाता है? तो यहाँ पर तो हेड और टेल, यदि मैं इसको आगे मूव करूंगा क्या तभी मुझे एंगल मिलेगा? तो एंगल कितना हो गया बिटवीन द वेक्टर? 120 डिग्री। बोलो क्लियर है? एंगल बिटवीन वेक्टर कितना हो गया? 120 डिग्री। बोलो क्लियर? बताओ। हो गया? चल, 10 तक हो गए? क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए? 11 टू 20 में सभी अपने डाउट बताओ।
11 to 20 में सभी अपने डाउट बताओ। हाँ, सेक्शन ए चल रहा है। 11 to 20 में सभी अपने अपने डाउट बताओ। एक 14 है। 11, 12, 13, 14 क्या बात। ओम क्या हुआ। चल 12, 13, 14 और 18, 16, 17 भी है। देखो 12, 12 क्या गिवन है। इन द फॉलोइंग ऑप्शन इफ यू आर गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री फोर्सेज इन न्यूटन एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी, फाइंड द सेट फॉर विच द रिजल्टेंट ऑन द बॉडी कैन बी जीरो। एक गिवन है हमें 10 इक्वल टू 10, 8, 2। दूसरा गिवन है 15, 30 और 14। थर्ड गिवन है 40, 19 और 17। और लास्ट गिवन है 10, 20 और 35। बोलो क्लियर सभी को। तो ध्यान से देखना, क्या जब भी हम बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का कि किसमें जीरो हो सकता है, तो हम इसमें मैक्सिमम केस लेकर चलते हैं कि यदि एक मैक्सिमम वाला इधर लगाओ और क्या बाकी के दोनों उसके अपोजिट हो। यहाँ तो किधर होना चाहिए मैक्सिमम वाला, और यहाँ पर क्या होना चाहिए रिमेनिंग टू। यदि उनका रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, यदि उनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है जीरो, तो आराम से हमें वो कपल या वो भी सेट हमें क्या मिल सकता है, रिजल्टेंट जीरो मिल सकता है। पहले में देखो क्या मैक्सिमम इधर 10 आएगा और पीछे कितने लग सकते हैं 8, और इधर कितना लगा एक और 2, तो क्या ये आंसर दे रहा है जीरो। बोलो ये क्या आंसर दे रहा है जीरो। क्लियर है। इधर लगाओ 30 और इधर रिमेनिंग 2 लगा दो, तो 15 और 14 क्या आंसर आ गया 29, यानी 1 रिमेन, यानी इसका कभी भी जीरो नहीं होगा। ऐसे ही इधर करो 40, इधर करो कितना 19 और इधर कितना 17, यानी ये हो गया 36। क्या रिमेन रह गया 4, तो ये भी आंसर नहीं है। ऐसे इधर कितना 35, इधर कितना 20 और 10, क्या इधर बचा 30 और ये कितना आ गया 5, क्या ये भी जीरो नहीं हुआ। बोलो क्या ये भी जीरो नहीं हुआ है। ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो हमेशा ये वाला कंडीशन अप्लाई करना कि एक साइड मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर लो और रिमेनिंग सारे फोर्स एक डायरेक्शन में लगा दो। यदि उनका रिजल्टेंट तब भी जीरो हो रहा है तो सेट में क्या रहेगा जीरो आंसर आएगा, और यदि उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो रहा है तो सेट में जीरो आंसर नहीं आएगा। ये ट्राइंगल लॉ नहीं है, ये ट्राइंगल लॉ नहीं है, ये जनरल मेथड है इसे सॉल्व करने का। क्योंकि हम मैक्सिमम केस ट्राई करते हैं, हम वो केस ट्राई करते हैं जिसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जीरो हो सकता है। यदि उस केस में जीरो हो गया तो बहुत केस में जीरो हो सकता है, फिर तो क्या है एंगल पे ही तो लगाना है। ठीक है। क्योंकि हम जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना हम वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में हम बेस्ट लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन में वर्स्ट लेते हैं। बस वही डिपेंड करता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा लेना है। क्लियर है सभी को। अब याद रहेगा सभी को। बोलो याद रहेगा। 13 का आंसर है डी। 13 का आंसर क्या है डी। कैसे, ध्यान से देखना। क्या गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्या इसका मतलब है ये ट्राइंगल लॉ को फॉलो कर रहे हैं।
बोलो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या है? जीरो। यानी ये किसको फॉलो कर रहे हैं? ट्राइंगल लॉ को। अब दो का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। मैं ऐसे मैंने मान लिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना आ गया? √2a। बोलो क्लियर है? यदि ट्राइंगल लॉ को फॉलो कर रहे थे क्या मैं ये लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा? तो ये तो क्या हो गया? कैंसल। और ए कॉस थीटा क्या आ गया? जीरो। तो थीटा कितना आ गया? 90। ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। बोलो क्लियर है? बताओ, क्या ये बात क्लियर सभी को? तो वेक्टर ए वेक्टर बी इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। और यदि हमें ट्राइंगल बनाना है तो क्या इस तरह से बनेगा? ये तो हो गया 90, ये भी है, ये भी है, ये √2 है। तो क्या ये एंगल 45 बन गए? बोलो, ये दोनों एंगल क्या बन गए? 45। यदि ये 45 है तो क्या एंगल बिटवीन वेक्टर के लिए मैं इसे आगे ड्रॉ करूंगा तो ये एंगल कितना आ रहा है? 135। ऐसे ही इसको भी आगे ड्रॉ करोगे तो एंगल कितना बनेगा? 135। तो आंसर क्या हो गया? 90, 135 और 135। बोलो क्लियर है सभी को? ठीक है, बोलो क्लियर। नोट कर लिया सभी ने? बोलो, नोट कर लिया? चलो, अब क्वेश्चन नंबर 14 तो होना चाहिए था। डायरेक्शन गिवन है तो डायरेक्शन वाइज ये लिखना होता है। NSEW। एक पर्सन है, वो पहले किधर गया? 30 मीटर इन नॉर्थ। नॉर्थ में यानी ये रहा 30। फिर किधर गया? फिर गया 30 मीटर इन ईस्ट। और फिर किधर गया? क्या 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट? बोलो क्लियर है सभी को? बताओ। 30√2 का मतलब क्या हुआ? 30 मीटर इन साउथ और 30 मीटर इन वेस्ट। क्या पार्टिकल वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया? बोलो, पार्टिकल वापस कहां पर आ गया? अपनी इनिशियल पोजीशन पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। बोलो क्लियर है? हो गया? चलो 16 देखो क्या गिवन है। अब यदि किसी पार्टिकल पर तीन फोर्स अप्लाई हुए, 50, 30 और 15, क्या अभी मैंने तुम्हें कंडीशन बताई थी कि मैक्सिमम कंडीशन वर्स्ट देखो? क्या 15 एक साइड लग गया और 30 और 15 एक साइड लग गए, क्या तब भी पार्टिकल रेस्ट पर नहीं आया है? बोलो, एक साइड क्या लग गया? 50 और एक साइड क्या लग गया? 30 और 15। क्या पार्टिकल रेस्ट पर आ पाया है? बोलो, क्या पार्टिकल रेस्ट पर अभी भी नहीं आया है? क्योंकि पार्टिकल पर क्या लग रहा है अभी भी? 5 न्यूटन का फोर्स। बोलो क्लियर है? क्लियर सभी को? 16 का आंसर क्या हो गया? डी। पार्टिकल किससे मूव करेगा? एक एक्सेलरेशन से मूव करेगा ही करेगा, क्योंकि पार्टिकल पर एक फोर्स हर हालत में लगेगा। बोलो क्लियर? बताओ सभी क्लियर है?
बोलो। 17। एक बात बताओ, क्या तुमने मैथ में 3 4 5 वाला पढ़ा है? 3 5 किसका हाइपोटेनस, 3 किसका बेस, और 4 किसका परपेंडिकुलर का। तो क्या ये एंगल 90 होगा? बोलो। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर भी कितना होगा? 90 डिग्री। बोलो, क्लियर है सभी को? π/2, हाँ 90 को ही तो π/2 बोलते हैं। चलो, अब 18 होना चाहिए था। क्या गिवन है? 80 का एक कंपोनेंट कितना है? 40। तो दूसरा कंपोनेंट कितना होगा? यही पूछा हमसे। 80 का एक कंपोनेंट कितना है? 40। दूसरा कितना होगा? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 40 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर। बोलो, क्लियर है? पहला कंपोनेंट क्या है? 40। तो दूसरा कंपोनेंट मैंने क्या मान लिया? एक्स। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, 40 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर? बताओ। क्योंकि उसने ऐसे गिवन है, ये दोनों क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो क्या यहाँ से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर 6400 माइनस 1600, ये कितना आ जाएगा? 4800, मतलब 40√3। बोलो, क्लियर? बताओ। बोलो, क्लियर है? बताओ, क्लियर है या नहीं? गौरी, 120। 120 कहाँ किया है मैंने? आंसर डिफरेंट बुकलेट। तो ये तो सिंगेज का क्वेश्चन है। ये तो सिंगेज का क्वेश्चन है। हाँ, आंसर तो इसका बी आएगा। आंसर तो इसका क्या आएगा? बी। ठीक है। चलो, 15 और देख लो। हाँ, बता रहा हूँ। क्या गिवन है 15 में? ए बॉय वॉक्स यूनिफॉर्मली अलोंग द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर। ऐसे कोई पार्क गिवन है, एक पर्सन यहाँ से और यहाँ तक जाता है, ए से बी तक, इस पाथ को फॉलो करता है। ठीक है। तो ये कितना है? 400 और 300। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? क्या डिस्टेंस होगी 700? बोलो, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 700, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ द पाथ। हो गया। और क्या पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या वो ये होगा? तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? क्या 500? बोलो, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 500। बोलो, क्लियर है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। और क्या उसका बी ऑप्शन गलत हो गया? बोलो, उसका बी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट तो कितना आ रहा है? 700।
बोलो क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 19 डी क्या है? हिज वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉक्स। देखो इसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमें और कोई डाटा गिवन नहीं है, तो इसलिए हम उसकी वेलोसिटी पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या गिवन है? एक फोर्स हॉरिजॉन्टल से कितने पर है? 60 डिग्री पर, और उसका हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कितना है? 50। क्या हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होता है? बोलो थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है? एफ कॉस थीटा। वो कितना गिवन है? 60। तो एफ कॉस 60 कितना होता है? 1/2 इज इक्वल टू 60, तो एफ आ गया 120। एफ का ये वाला कंपोनेंट क्या एफ साइन थीटा होगा? तो एफ साइन थीटा यानी एफ साइन 60 डिग्री, यानी एफ कितना? 120, और साइन 60 कितना? √3/2। तो आंसर आ गया 60√3। बोलो क्लियर? आंसर कितना आ गया? 60√3। ठीक है, √3 का वैल्यू रख लेना, आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? एक मिनट, ये 100 आएगा। मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, ये 60 नहीं है, ये 50 है। 100, ये भी आएगा 100, और ये होगा 50√3। ठीक है, बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर है सभी को? चलो 21 से 30 में डाउट पूछो। 21 से 30 में डाउट पूछो। 21 से 30 में किसी को कोई डाउट है? बोलो 21 से 30 में किसी को कोई डाउट है? बोलो सभी। 24, 22। चलो होना चाहिए था। एन गिवन है, वाई कंपोनेंट गिवन है, एक्स कंपोनेंट है शायद 10 और वाई कितना 20। और द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या पार्टिकल का जो रिजल्टेंट रहेगा वो इधर आएगा? कितना? √400 और 100 500, यानी 10√5। यदि ये एंगल थीटा है, यदि ये एंगल क्या है? थीटा, तो टेन थीटा क्या लिखोगे? y/x, यानी 10/20/10, यानी कितना? 2। तो थीटा कितना आ गया? 10 इनवर्स 2। बोलो क्लियर? थीटा कितना आ गया? 10 इनवर्स 2। ठीक है, चलो 22 देखो। अब कोई वेक्टर था ए वेक्टर, वो पहले कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो उसका हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट क्या आया? ए कॉस थीटा। और वर्टिकल में कंपोनेंट क्या आया? ए साइन थीटा। अब यदि हमने उसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया इस तरह से कि अब वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा प्लस डी थीटा। अभी भी कितना है? ए। इधर कंपोनेंट क्या आएगा? ए कॉस थीटा प्लस डी थीटा, और इधर आएगा ए साइन थीटा प्लस डी थीटा। बोलो क्लियर है? तो यदि तुमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया डेल्टा ए चेंज इन मैग्नीट्यूड, क्या वेक्टर को कैसे भी रोटेट करो क्या उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है? बोलो वेक्टर को उसी के एक्सिस में कैसे भी रोटेट करो क्या उसका मैग्नीट्यूड कभी भी चेंज
नहीं होता है। बोलो क्लियर है। तो यदि मैं ऐसा चाहूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं ए फाइनल माइनस ए इनिशियल इज इक्वल टू ए माइनस ए, और क्या ये आंसर जीरो आ जाएगा? तो मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं हुआ। बोलो क्लियर। पहला तो हो गया। अब उसने हमसे क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा वेक्टर ए। डेल्टा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर ए फाइनल माइनस वेक्टर ए इनिशियल का मैग्नीट्यूड। ए फाइनल आ रहा है ए कॉस थीटा प्लस डी थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा प्लस डी थीटा जे कैप माइनस ए कॉस थीटा आई कैप माइनस ए साइन थीटा जे कैप। बोलो क्लियर है। बताओ क्या था क्लियर। अब ठीक है। अब यदि तुम इसे ध्यान से देखोगे तो ये आएगा इफ डी थीटा इज वेरी स्मॉल देन, अब कुछ दिन बाद तुम पढ़ोगे ये फॉर्मूला। कुछ दिन बाद तुम ये फॉर्मूला पढ़ोगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी। या तो कल नहीं तो परसों की क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ोगे। ठीक है। कॉस ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन बी। और ऐसे ही होता है साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है। क्लियर सभी को। नोट कर लो ये फॉर्मूले सभी, सभी ये फॉर्मूले नोट कर लो। कर लिया नोट? बोलो नोट कर लिया? नोट करो। हो गया। अब ध्यान से देखना, क्या डी थीटा बहुत स्मॉल है? डी थीटा बहुत स्मॉल है, देन कॉस थीटा, तो कॉस डी थीटा क्या बन जाएगा 1, और साइन डी थीटा क्या बन जाएगा 0। बोलो क्लियर। सॉरी, साइन डी थीटा क्या बन जाएगा डी थीटा। बोलो क्लियर है सभी को। ठीक है। लिख लो सभी। इफ डी थीटा इज वेरी स्मॉल कॉस डी थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा। सो सो कॉस थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी, यानी कॉस थीटा माइनस साइन ए साइन बी यानी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ऐसे ही साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस थीटा इंटू 1।
बोलो क्लियर। हो गया। बोलो हो गया। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चलो अब क्या आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो सभी? बोलो आप क्या सभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? तो ये क्या आएगा, ए कॉस थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा। ऐसे ही ए साइन थीटा प्लस डी थीटा इज इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है। ये तो पूरी टर्म किसके साथ आएगी, आई कैप। अब ये पूरी टर्म किसके साथ आएगी, जे कैप। बोलो क्लियर है। बताओ क्लियर है सभी को? तो क्या आप सब्ट्रैक्ट कर पाओगे सभी? बोलो। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट। वहां पर क्या बचेगा, माइनस ए साइन थीटा डी थीटा माइनस ए कॉस थीटा, सॉरी प्लस ए कॉस थीटा डी थीटा जे कैप। और इसको करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट के बाहर डी थीटा। ये आ जाएगा ए डी थीटा। ठीक है। क्लियर सभी को? फाइनल आंसर क्या आएगा, ए डी थीटा। नोट कर लो सभी। सभी नोट कर लो। कर लिया नोट? बोलो नोट कर लिया? कर लिया नोट सभी ने? चलो अब इसके बाद का डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे। हाँ सर 30 में 11 आ रहे हैं मेरे। ऑप्शन है, ध्यान से देखो। श्रावणी ऑप्शन है, ध्यान से देखो, जिसमें आंसर एक का जीरो है और एक का ए डी थीटा है।
क्वेश्चन नंबर 30 वो कल डिस्कस करेंगे ना, नेक्स्ट बार। ठीक है, चलो।